नमस्कार। आप सबको जश्न आजादी का ये दिन एक बार फिर से मुबारक हो। 1947 जब देश आजाद हुआ, देश को आजादी मिली। आज एक बार फिर से उसी जश्न का दिन। जश्न खास है क्योंकि देश की आजादी से लेकर अब तक एक बार फिर से मौका है इस बात को समझने का कि हमने हासिल क्या किया। देश की आजादी, कुछ आंकड़ों का जिक्र यहां पे बहुत जरूरी है। जब देश की आजादी हुई, जब देश आजाद हुआ, तब 36 करोड़ के आसपास आबादी थी। अब हमारी आबादी 140 करोड़ पहुंच गई। 140 करोड़। साक्षरता दर महज 18% हुआ करती थी तब, उस वक्त 1947। अब साक्षरता दर करीब 80% के आसपास हो गई। तब यानी 1947 में गरीबी रेखा के नीचे करीब 45% लोग थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि आधी आबादी गरीब थी, गरीबी रेखा से नीचे थी। अब 2023 में यह 15% पर आ गई है। तब उस वक्त प्रति व्यक्ति आय 250 रुपए थी। अब 1,72,000 है। सड़क नेटवर्क जब देश आजाद हुआ था तब उस वक्त 40,000 किलोमीटर के आसपास। अब 2023 में यह पहुंच गया 64 लाख किलोमीटर। अगर बात जीडीपी की जाए तो 10,222 करोड़ 1947 में, अब हो गई है 309 लाख करोड़। यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र जो हम करते हैं उसकी ओर बढ़ते हुए कदम। देश में यूनिवर्सिटी जब देश आजाद हुआ तब 50 हुआ करती थी। अब पहुंच गया यह आंकड़ा 1,000 के पार। यानी देश तो बदला, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक हकीकत और भी है। उस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आजादी है, आजादी बनी रहे, और आजादी के मायने क्या हैं इसे समझना जरूरी है। एक सच, एक हकीकत और भी है, और वो है भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई। क्या इससे आजादी मिली हमें? भूख से ना मरने की गारंटी सरकार देती है, लेकिन कब उसे रोजी रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी मिलेगी, यह भी आज एक सवाल है। बेशक आज कहा जा सकता है कि रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। बात चुनौती की हो रही है, क्योंकि देश के सामने जश्न के आजादी के मौके पर इस चुनौती से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। चुनौती यह कि गरीबी का दंश अभी भी आवाम झेल रही है। बेरोजगारी 8.3% से ऊपर है। महंगाई 7.44% से ऊपर है, यानी कि महंगाई डाय। तो इससे आजादी कब? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं देश की राष्ट्रपति आजादी की पूर्व संध्या पर उन्होंने क्या कुछ कहा। सुनिए जरा। आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। चूँकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तो देश तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर है, यह अच्छी बात है। देश खुशहाल हो रहा है, यह अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, इससे आजादी कब? आज इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेसरा चेहरों में से एक हैं। संजीव निगम जी बेहद शालीन व्यक्ति, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार है, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें सुनते और देखते आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आजादी के एक और पर्व की, अमृत महोत्सव की। तो कौशिक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि आज राजनीतिक विषय तो है ही है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक सामाजिक विषय भी है। आप किस तरह से देखते हैं इस खास मौके को, इस खास पर्व को? आजादी कब तक पूर्णतः? देखो चावला साहब, जो भी चीजें इस देश में इस समय उठ रही हैं विपक्ष के द्वारा, और मुझे लगता है कि जहां संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने की बात जो विपक्ष कर रहा है, संविधान को खत्म करने की जो बात कर रहा है, देश में अविश्वास की बात जो कर रहा है, और निश्चित तौर से देश के हर कोने से कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहाँ विपक्ष मांग उठा रहा है तो देश में नहीं होना चाहिए। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये पहली बार देश में नहीं हो रहा। यदि हम 10वें दशक से समीक्षा करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती आई हैं और विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता आया है। लेकिन हम अमृत जैसा काल मनाने जा रहे हैं, 75 वर्ष हमारे देश को हो गई आजादी, उसके बावजूद भी ये सब चीजें, आरोप, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के जो आरोप, माननीय न्यायालयों पर हम लोग पहले डिबेट करते थे, वार्ता करते थे, चर्चाएं करते थे, नाम लेने से भी परहेज करते थे। किस तरीके से सोशल मीडिया पर माननीय न्यायालयों के खिलाफ जो टिप्पणियां आ रही हैं और जिस तरीके से नाम को लेकर के, मैं तो देख रहा हूँ आजकल बहुत माना नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम ले लेकर के जो डिबेट हो रही है, जो लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति जैसे गर्मामयी पद को राजनीति के साये में जाकर के घसीटा जा रहा है, ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जैसे पद की जो गर्मा गिर रही है। क्या बदलता हुआ दिखाई दिया आपको इन 10 सालों में? नहीं देखो चावला साहब, ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये एक ही दशक की चीजें हैं। एक दशक में जो चीजें हमें देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली हैं, और ये मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे से कि यदि कोई कारका
मिस्त्री है और वो राफेल के बारे में चर्चाएं करें तो निश्चित तौर से इस देश की व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी। जो व्यक्ति जिसकी जो जिम्मेदारी संविधान ने दी है तो वो उसी में ईमानदारी से निर्वहन करे तो हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक। लेकिन जिसकी कोई इच्छा प्रवृत्ति नहीं, जिसमें किसी की कोई जानकारी नहीं, जो ऐसे लोग जो ग्राम प्रधान और पार्षद को जिताने की हैसियत नहीं रखते, वो संसद के बारे में चर्चाएं करने लगे, वो प्रधानमंत्री के बारे में चर्चाएं करने लगे, वो विपक्ष के बड़े नेताओं के बारे में चर्चाएं करें, तो मैं कह सकता हूं कि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। ठीक। केसी जैन साहब, तो क्या बदला? आजादी का जश्न एक बार फिर से देश मना रहा है, क्या बदला और क्या दिया आपकी सरकार ने? पहली बात तो आदरणीय चावला जी, आपके इंडिया वॉइस की पूरी टीम को, आपके करोड़ों करोड़ दर्शकों को, भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, भाई बहनों को और सीमा पे तैनात हमारे जवानों को, सभी सुरक्षा बलों को इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपके माध्यम से शुभकामनाएं। देखिए चावला जी, आप जो बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल है कि क्या बदला है जी, तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी का आपने वक्तव्य सुनाया जी। उनके वक्तव्य ही तमाम सारी चीजें आगे जो कुछ आज बदला है। अगर हम आज हमारा चंद्रयान 3 भेजा जा चुका है, अगर आज G20 का हम नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आज हम भारत देश आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, 3री अर्थव्यवस्था की दौड़ में शामिल है, आज 10 करोड़ से अधिक लोग भारत देश के जो कि गरीबी रेखा से निकल करके इन 9 सालों में ऊपर आ गए हैं। आज अगर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं, वो चाहे ओजोन क्षेत्र को लेकर के हो या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हो, या अगर कोई कोरोना जैसी समस्या आती है, उसका जो वैक्सीनेशन की बात आती है और वैक्सीन बना करके भारत देश तैयार करता है और 100 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है, तो क्या ये सारे विषय हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है? आज भारत देश अखंड भारत का जो हम सपना देखते थे जी, उसके लिए अगर भारत की सरकार 2 कदम आगे बढ़ करके जम्मू कश्मीर में जो एक अलग थलग प्रदेश के रूप में था, वहां पे धारा 370 समाप्त करके अखंड भारत के सपने को पूर्ण करने में 2 कदम आगे बढ़ती है सरकार, तो क्या ये भारत देश के लिए गर्व का विषय नहीं है क्या? तो देखिए बहुत सारे काम हुए हैं। अगर आज के दिन हमें लगता है सार्थक चर्चा होगी और भारत देश को दृष्टि में रखते हुए, सरकार को दृष्टि में रखते हुए भारत देश ने क्या तरक्की की है, पॉइंट आ जाए सबका, तो हमें लगता है फिर उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। ओके जैन साहब, विकास की गंगा बह दी, आपने कहा कि विकास हो रहा है और सरकार आगे बढ़ रही है और आजादी अमृत महोत्सव में बहुत कुछ साबित किया सरकार ने। ओके रत्नेश मिश्रा जी, सुना आपने, जैन साहब कह रहे हैं कि आजादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने क्या क्या कुछ किया उसका पूरा बही खाता उन्होंने दिया। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए तिलक जी, आपके दर्शकों को और मेरे इस प्यारे भारत देश के सभी नागरिकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस लोकतंत्र के अंतर्गत एक आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे और अपने उन शहीदों को सदैव याद रखेंगे जिन्होंने इन आजादी के लिए अपने प्राण त्यागे। देखिए 1947 में आजादी के समय जो हमारी संविधान सभा ने गांधी और नेहरू जी के विजन को सामने रखते हुए इस संविधान को बनाया और ये निश्चित किया कि हम सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से संपन्न बना सकें, उनको वो स्तर दे सकें जो उनके गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है, उस पर निरंतर कहीं ना कहीं भारत लगातार आगे बढ़ा है और आगे लगातार बढ़ भी रहा है। हमने देखा कि नेहरू जी ने जिस अपने एक विजन के साथ इसरो की स्थापना कराई थी, आज वो विजन इतना आगे बढ़ चुका है कि हम चंद्रयान 3 छोड़ चुके हैं। हम सूर्य पर अपना अंतरिक्ष मिशन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सपना
इंदिरा जी ने देखा था, आज वो संपन्न हो रहा है। आज हर एक गरीब जो है वो राजनीतिक रूप से सक्षम हो रहा है, अपने राजनीतिक हितों की बात को सोच समझ सकता है और पहचान सकता है। तो कहीं ना कहीं देश पिछले 7 सालों में भी बढ़ा था। हम नहीं, ये नहीं सपना कह तो सकते कि आप हमारा लोगों ने गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था ना। देखिए, हमने गरीबी हटाई भी थी। 2004 से लेकर 14 के बीच में 35 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले थे। अब 2014 के बाद कितने आए हैं, ये तो सरकार के जो सम्मानित अधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्रीगण हैं, वो बताएंगे। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि 1947 से 2024 तो आपने जब नारा दिया था गरीबी हटाओ, तब उसके बाद गरीबी हट गई थी? नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा तिलक जी की गरीबी हट गई थी। हाँ। हम गरीबी कम करने की तरफ सतत प्रयासरत थे। नहीं, नारा तो और आपने हमने 71 में कहीं दिया ना था ना, उसके बाद से तो गरीबी नहीं हटी ना। आज भी गरीबी का दंश देश झेल रहा है ना, कि नहीं जैन साहब? आप जैन साहब का प्लीज ऑडियो। चावला जी, इन्होंने गरीबी किस तरीके से हटाई और किस तरीके से इन्होंने गरीब लोगों को उच्च लोगों के बीच में और संपन्न लोगों के बीच में लाके खड़ा किया। एक बार बहुत चर्चा हुई थी, आपको भी याद होगा। हाँ। तो कांग्रेस की सरकार थी और ये था कि 5 रुपए में भरपेट भोजन और साथ ही साथ 35 रुपए पर डे जो व्यक्ति कमा रहा है वो संपन्न व्यक्ति है। इस तरीके से जब इन्होंने डाटा पेश किया, नहीं, अभी भी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं ना। ना, एक मिनट जैन साहब करेक्ट करते हैं थोड़ा। अभी भी हम 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो राशन नहीं ले पा रहे, इसलिए तो हम उनको दे रहे हैं ना राशन फ्री में, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए चावला जी, इसमें 2 चीजें हैं। क्या? कि अभी आपने एक चीज और देखी होगी, उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। कि एक तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप का एक न्यूज प्रसारित हो गई, एक तरीके से अनऑथेंटिकेटेड न्यूज सर्कुलेट हो गई, जिसमें कहा गया कि भाई जो भी व्यक्ति संपन्न है, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दे रहे थे? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं निगम जी के पास जाऊं। जैन साहब, ये तो बताइए ना, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दे रहे थे? इसका लॉजिक क्या है? अगर आप कह रहे हो कि गरीबी हटा दी, तो 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन क्यों दे रहे थे? बस इतना मैं जानना चाह रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं चावला जी, बताइए सर। कि अभी भी तमाम सारे लोग, हाँ जिनकी पास संपन्नता है जी, वो जिनको वास्तव में आवश्यकता नहीं है जी, उनके कार्ड भी बने हुए हैं। और सर आपके यानी आप ये कह रहे हैं कि जिनको जरूरत नहीं है, जिनको आवश्यकता नहीं है, आप उनको भी फ्री में राशन दे रहे थे? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप ही तो बता, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया ना आपने। उनको नहीं लेना चाहिए चावला जी। सर नहीं लेना चाहिए विषय अलग है, मैं पूछ रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया या नहीं दिया आपने? गैस सिलेंडर कितने लोगों ने छोड़ा? सर गैस सिलेंडर की सर गैस सिलेंडर पर अभी नहीं आ रहा सर। मैं सिर्फ आपसे जैन साहब ये जानना चाह रहा हूं, 80 करोड़ लोगों को अगर आप कह रहे हो कि गरीबी खत्म कर दी हमने देश से, तो फिर वो कौन है 80 करोड़ लोग जिनको आपने फ्री में राशन दिया? आप ये भी देखिए चावला जी कि एक बड़ी संख्या में टाइम दीजिएगा इस जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ी है, और जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। सर आप जलेबी बना रहे हैं। पहले कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे? जैन साहब आप जलेबी बना रहे हैं। कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? जैन साहब आप जलेबी बना रहे हैं सर। मैं तो आपसे सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि आपने गरीबी रेखा का जिक्र किया, गरीबी हटाने का जिक्र किया, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन दे रहे हैं, या तो वो वास्तव में गरीब है या फिर वोट के लिए, दोनों में से एक लॉजिक हो सकता है। तो बता दीजिए वो कौन सा लॉजिक है? तो जो लोग हैं उनको लॉजिक बताना पड़ेगा कि वो संपन्नता हो, संपन्न होते हुए भी क्यों ले रहे हैं। अच्छा, मतलब जनता बताएगी जनता को। आप कह रहे हो कि फ्री में ले लो, और आप कह रहे हो जनता से जाके पूछोगे वो फ्री में क्यों ले रहे हैं? जैन साहब सर्कुलेशन जारी होता है। एक मिनट, मैं निगम जी को चर्चा में ले आऊं। रितनेश जी एक मिनट। निगम जी बहुत देर से वेट करें। निगम जी होने लगते हैं, एक गांव में 50% राशन कार्ड लोगों ने स्वयं निरस्त करा लिए।
जो सर, बात आई रिकवरी की। सर ये फर्जी राशन कार्ड कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वो सब देश जानता है ना सर। तो अब इसमें ठीक नहीं लगता ना एक दूसरे के ऊपर आप लोग कीचड़ उछालें। निगम जी, बात नहीं है, जिनको वास्तव में नहीं लेना चाहिए लाभ उठा, सर, जो सर, संपन्न है वो भी ले रहे हैं लाभ। सर एक मिनट, संजीव निगम जी, आजादी मायने क्या है आजादी के? देखिए, आप तो खुद प्रोफेसर हैं। सर्वप्रथम 76 बरस हो चुके स्वतंत्रता दिवस के 77वां कल मनाया जाएगा। आपको चावला जी, आपकी टीम को, देश के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। अब आते हैं उस विषय पर जो आपने पहली बोलते हुए कहा था, आज महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने सुना सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जैन साहब की बातचीत, इन्हें स्वयं हंसी आ रही है कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इनके पास कोई उत्तर नहीं है, किस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज ताजी आप तो आंकड़ों पर बात करते हैं चावला साहब, भ्रष्टाचार नहीं है। अरे एक मिनट ताजी, जैन साहब थोड़ा सा धैर्य प्लीज। जैन साहब एक मिनट सुन लीजिए ना, बहुत देर से निगम जी वेट कर रहे हैं। निगम जी को अमृत काल है, अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, ठीक है ना, अमृत बरस रहा है। तो चावला साहब आप तो बहुत अच्छे ढंग से आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। आज ताजी आपने देखी होगी कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार क्या भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। हम लोग कहते हैं तो आप कहते साहब आम आदमी पार्टी के लोग हैं तो कह रहे हैं, सड़क जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके में जो है जब तय हुआ था शुरुआती दिनों में 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से तय किया गया था और बाद में इसे बढ़ा करके कर दिया गया 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। तो 10 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर उधर जो घोटाला घपला हुआ आपके सामने है। उसके बाद जो कि द्वारिका एक्सप्रेस वे है, इसकी शुरुआती क्षणों में जो तय हुआ था कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर होगा इसका रेट जो आगे सड़क बनेगी, और बढ़ाते बढ़ाते 18 से उसका 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया। और कितना घोटाला, कितना घपला। और मैं बता देता हूं बारी बारी से, आयुष्मान योजना जिसके बारे में ये गांव गांव गली गली में जो है कहते हैं साहब आयुष्मान योजना है, उसके मुताबिक आप 3 टेलीफोन नंबरों पर चल रही है उनकी आयुष्मान योजना। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पे रजिस्टर करा करके इसका फायदा ले रहे हैं। मैं गिनाऊं आपको एक एक बातें किस तरीके का भ्रष्टाचार है आयुष्मान में। मतलब एक ही व्यक्ति का इलाज 3 शहरों में हो रहा है। अगर मुझे कोई तकलीफ समस्या है तो मैं इंदौर में भी करा रहा हूं, मैं जबलपुर में भी करा रहा हूं, मैं भोपाल में भी करा रहा हूं। एक महिला ने जिसने अभी नवजात शिशु को जन्म दिया, तो महिला का इलाज किसी अस्पताल में हो रहा है, उस नवजात शिशु का इलाज किसी अस्पताल में हो रहा है। ये जो लोग इस दुनिया में नहीं है, दुनिया छोड़ के एक मिनट निगम जी, आपने अपनी बात रखी, आप जैन साहब से जवाब ले लीजिए, फिर मैं कौशिक जी के पास जा रहा हूँ। 1 मिनट रिकॉर्ड है, ये आप पूछ लीजिए, जरा समझ लीजिए। हाँ ठीक, मैं पूछ लेता हूँ, आपने सवाल उठाया। 1 मिनट, ये दरअसल मसला भ्रष्टाचार को लेकर है। ये आरोप है आम आदमी पार्टी के, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और दावा ये कर रहे हैं कि भैया वो रिपोर्ट ये बताती है कि आयुष्मान योजना में भी घोटाला, सड़क बनाने में भी घोटाला और हर मामले में आपकी सरकार में घोटाला हुआ, जिसका दावा आम आदमी पार्टी ने अभी किया। जवाब दीजिए जैन साहब। तो ये भ्रष्टाचार से आजादी कब? चावला जी, भ्रष्टाचार का ही विरोध करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। हाँ, जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तब इन्होंने गिन गिन करके जो शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार थे, नहीं, विषय शीला दीक्षित नहीं है ना, विषय आम आदमी पार्टी। ये कह रहे कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, आयुष्मान योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिसमें करोड़ों रुपया स्वाह हो गया। चावला जी, हम वही बता रहे हैं आप। तो ये लगा क्या बताया निगम जी, एक कार्ड पर कितने 3 नंबर? भाई नहीं, मैं बता रहा हूं। 3 टेलीफोन नंबर पर 10 लाख लोगों का इलाज चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है 3 टेलीफोन नंबरों से, और एक व्यक्ति 3 जगह इलाज करा रहा है। एक व्यक्ति, अच्छा एक, अब आपकी बात आ गई ना। 1 मिनट, वो कह रहे एक ही व्यक्ति 3 जगह इलाज करवा रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? देखिए चावला जी,
अगर इस तरीके का कोई घोटाला सामने आया है आम आदमी पार्टी, हाँ तो आम आदमी पार्टी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं बहुत कम समय लूंगा, जी। लेकिन मैं पूरी बात को कहना चाहता हूँ। हाँ मैंने जिला जीत की सरकार से जिक्र किया, उस समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हाँ के बारे में आरटीआई मांगते थे और कहते थे देखिए सरकार का आंकड़ा है और इतने लोग जेल जाएंगे। हाँ। सरकार आने के बाद इन्होंने कितने लोगों को जेल भेजा और कौन नहीं, से नहीं, भ्रष्टाचार को सिद्ध कर सर, पाए? फिर हम घूम देखिए, गए। मेरी जैन बात साहब, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 2014 आपका से सवाल आ पहले गया, यही मेरी कैग बात की सुन रिपोर्ट आप दिखाकर कहते थे ना कि रत्नेश मिश्रा भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, यही कहते थे ना आप कैग की रिपोर्ट मेरी दिखाकर। बात तो सुन लीजिए ना। अब आपके वो सवाल झूठी आ गए, होगी। मेरा जवाब तो ले लीजिए। जी सर। मैं कुछ अलग की बात नहीं कर रहा हूँ। जी सर। तो ये लगातार आरटीआई दिखा करके, देखिए मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये रिपोर्ट ली और सरकार का दावा है, हाँ। ये सरकारी रिपोर्ट है। और उसके बाद में ये आने के बाद क्या करने लगे, 9-9 लाख रुपए के पर्दे, शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, जिसमें इनके मंत्री जेल जा रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार सामने है, पहले उसको उजागर करें। 9-9 लाख रुपए का कौन सा पर्दा आता है? तो पहले सर, आप सरकार में भ्रष्टाचार आप उजागर करेंगे ना इनका? पाएंगे आप उजागर करेंगे, भ्रष्टाचारी हैं, जेल में डालिए ना सर सबको। जेल में तो है, जेल में तो हमने डाला, मुकदमा कायम है। अच्छा, तो मतलब सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। सारे से मतलब नहीं है, जो भ्रष्टाचारी होगा हाँ। उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। वो तो लेकिन कहते हैं फिर वही आपके बात यहाँ मैं वॉशिंग कहूंगा, मशीन है, सारे भ्रष्टाचार धो फिर देते मैं हैं। वही बात करूंगा चावला जी, हाँ कि आज अमृत महोत्सव के अंतर्गत जी, हम आजादी को, अपने देश की आजादी को मना रहे हैं। ठीक। तो अगर इस पे चर्चा हो कि चंद्रयान 3 हम भेज रहे हैं, हाँ 10 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आ गए, जो छूट ले रहे थे, उनमें से 10 करोड़ लोगों ने ठीक। जो राशन ले रहे थे, राशन लेना छोड़ा। ओके, क्यों? जैन साहब हमारे साथ क्योंकि वो गरीबी रेखा से आधे ऊपर घंटे आ का ही गए। वक्त मिला था जैन साहब से। एक और मेहमान हमारे साथ गुरुरेश शेख भी जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, बीजेपी के एक और अनुभवी चेहरे हैं। लेकिन कौशिक जी, यहां तो ये तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, तेरी गरीबी मेरी गरीबी, ये चल रहा है इस वक्त। तो फिर आजादी कैसे? बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी, ये सब तो अभी भी जिंदा है। शुरू में जब आपने सवाल किया मुझसे, तो मैंने कुछ अलग बिंदु उठाए थे, और इसलिए उठाए थे तो ये रोज की डिबेट में यही सब सुनते आ रहे हैं जी, और अभी से नहीं, दशकों दशक से यही सुनते आ रहे हैं। जी, जिस भी प्रधानमंत्री ने लाल किसे से देश को संबोधित किया है, तो उसने अपनी सरकार की तमाम योजनाएं किस तरीके से देश को आगे ले जा रहे हैं, वही हम सब लोग सुनते आ रहे हैं। और वो आंकड़े हैं, और आंकड़े वो बड़ा अच्छे से हर पार्टी के प्रधानमंत्री ने इस देश को दिखाया है। जी, 2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने भी देखा होगा गरीबी रेखा से नीचे हमने भी कर दिए। गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग थे, हम उनको ऊपर लेकर के आ गए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि देश कहां था, कहां हम लेकर के आ रहे हैं, ये सब देश सुनता आ रहा है। मैं आज इस पर नहीं जाना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि किसी दूसरे मुद्दे पर आज की डिबेट हो। और मैंने इसलिए मोटिवेट किया था उधर कि जो कुछ देश पिछले 10 साल से नहीं, लगभग 2 दशक की बात कर रहा हूं, तो देश जा कहां रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पार्टी की होगी? भाजपा की होगी, कांग्रेस की होगी, आप पार्टी की होगी? ये देश सब देखता आ रहा है। कांग्रेस ने भी कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, देश को बचाएंगे, वो भी, उसने भी क्या किया। आप पार्टी का उदय हुआ, आप पार्टी ने भी कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, और एक केजरीवाल एक सूची लेकर के घूमते थे कि ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। आज वो भ्रष्टाचारी की गोद में बैठ गए। जिस तरीके से बीजेपी 2014 में आती है, और कैग का जो आपने जिक्र किया, इन तमाम घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटाले हुए, उन घोटालों का क्या हुआ ये सब देश जानता है। कब तक ये सब लोग राजनीतिक दल खेलते रहेंगे? आज 75 वर्ष हमारे इस देश को आजाद हुए हो गए। क्या वास्तव में जो चीजें देश चाहता है, जो मान मर्यादाएं टूट रही हैं, जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जो एक दूसरे पर भरोसा कम हो रहा है, इस पर आप लोग कब चर्चा करेंगे? और मैंने बहुत सारे ऐसे बिंदु अभी रखे थे, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, माननीय राष्ट्रपति को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, ये मैंने बातें कही। इस पे आप चर्चा कब करेंगे? क्या वास्तव में आप लोग नहीं सोचते इसके लिए? जैन साहब प्लीज जल्दी से, फिर रत्नेश जी पूरा वक्त आपको दूंगा। बोलिए जैन साहब। आदरणीय कौशिक जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया, और इसमें मैं 2-3 चीजें और जोड़ूंगा कि ये कि देखिए, आजादी के इतने समय के बाद में भी अगर बात आज ये हो रही है कि सकारात्मक राजनीति हो, अगर ये बात हो रही है कि सब लोग साथ में चल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और अभी रत्नेश जी ने भी एक अच्छी बात कही कि शुरू से लेके अब तक
अगर देश के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो उसके परिणाम और अच्छे काम और अच्छे परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। तो देश में पोखरण परीक्षण से लेकर के तमाम सारे परीक्षण, परमाणु परीक्षण हुए, तो जिस समय में जो काम हुआ उसका जिक्र होगा। अगर हम 9 सालों का जिक्र कर रहे हैं, 9 सालों में जो काम है उसका जिक्र होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे कोई टकराव की स्थिति है, कहीं पे कोई भेदभाव आपको नजर आता है, वहां तो आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन क्या सकारात्मक राजनीति, जहां पर राष्ट्रीय मुद्दे हों, देश के विकास के मुद्दे हों, वहां पे हम लोग क्या सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते हैं? जिस समय सीएए आया, सीए किस लिए आया था? सीए इसलिए आया था, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि हमारे देश के वो नागरिक जो बाहर चले गए, आज पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो देश में वापस आ सके, उनको हम नागरिकता देंगे। ठीक। अगर इसको लेकर के क्या एक सकारात्मक राजनीति नहीं हो सकती? अब रत्नेश जी, इसी आप तरीके से धारा 370 को जब हटाने की बात आई, हाँ। वो तो देश को जोड़ने का काम था। इसमें क्या वॉकआउट करना, विरोध करना, हम आ जाएंगे, धारा 370 वापस लागू नहीं, करेंगे, वो विषय फिर भटक अगर जाएगा, देश को फिर जोड़ने एनआरसी की बात है, एनआरसी सीए का भी कोई जिक्र आ जाएगा। सकारात्मक काम है, अभी फिर उसमें कौशिक तो- जी बोल पड़ेंगे कि बताओ किस उसमें किस तो राज्य में बात आपने करना एनआरसी चाहिए। लागू किया? राज्य का नाम बताइए, एनआरसी कहां कहां लागू हुआ? नहीं, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, वही बात तो पूछी जाएगी ना फिर आपसे। कहीं पे अगर आपने सकारात्मक चर्चा हो सीएए रही का है, जिक्र किया, वहाँ पे आपने तो बात एनआरसी का आना जिक्र चाहिए किया, ना। कहां कहां लागू किया आपने? नहीं तो अभी कहाँ लागू किया हमने? तो क्यों नहीं लागू अभी किया तो सर? लागू नहीं किया है, लेकिन उसके लिए कम से कम साथ में तो आने की आवश्यकता है। ठीक, रत्नेश जी अगर आप जो ओके, देश जैन साहब, साथ में जैन सहायक साहब, गुलरेज भाई भी जुड़ गए हमारे तो साथ। बात करना चाहिए। ओके जैन साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। रत्नेश जी, गुलरेज भाई जुड़े उससे पहले जरा उत्तर दे दीजिए जैन साहब ने जो बात कही है। सकारात्मक राजनीति कब सीखेंगे आप? देखिए, सकारात्मक राजनीति का इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, आपका? आप भी जानते। हाँ तिलक जी, मैं उसका जवाब वो मैं बता देता हूँ, आपके उदाहरण दे दूंगा, इंटरप्ट मत करिएगा प्लीज। नहीं नहीं, मैं चंद्रशेखर का नाम नहीं लूंगा। हाँ चलिए, सदन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी की जब आलोचना की थी चीन युद्ध के बाद, हाँ, उस समय नेहरू जी ने ये नहीं कहा कि इनको निलंबित कर दो। अच्छा, जब इंदिरा जी की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की तो इंदिरा जी ने ये नहीं कहा कि उनको निलंबित कर दो। हाँ, जब राजीव जी की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको निलंबित कर दो। ठीक। लेकिन आज देश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मुझे जहां तक मेरा राजनीतिक ज्ञान है तिलक जी, मैंने पहली बार देखा है कि सदन से नेता प्रतिपक्ष को ही निलंबित कर दिया गया। ठीक। नेता प्रतिपक्ष बहुत सारी समितियों के सदस्य होते हैं, कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं, उन समितियों के कार्य प्रभावित होंगे, कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। तो देश को यह बताएंगे रत्नेश जी, आपने कहा बीच में मत रोकिएगा, मैंने रोका नहीं, आपने बात रखी। देश को यह भी बताइए कि सबसे ज्यादा सरकारें किसके शासनकाल में बर्खास्त हुई? कौशिक जी, गलत सवाल तो नहीं पूछा ना इनसे मैंने? नहीं, बिल्कुल सही सवाल किया सर बताइए, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा सरकारें बर्खास्त हुई? मैं उसका जवाब दे देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा मुद्दे उठाती है वो 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो 3 प्रदेशों की सरकारें बर्खास्त की गई थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उसको बताती है। अच्छा। तिलक जी, एसआर बम्बई वाद में उन तीनों सरकारों की बर्खास्तगी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक माना था, और ये माना था कि वो तीनों प्रदेशों में संवैधानिक ढांचा विफल रहा और 356 के इम्प्लीमेंटेशन का ग्राउंड जो था वो सॉलिड था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही वो बात थी, मैंने वो कह दी। अब आप देख लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2000 कौशिक जी, मुझे लग रहा है रत्नेश जी बहुत सफाई से निकल गए इस सवाल से, फिर गुर्रेज भाई भी जुड़ गए हैं। मैं ये ऐसी सरकारें भी तो हुई कि रातों रात हरियाणा में ये हुआ कि यहां आइए वहां आइए और उसके बाद पूरी प्लेट बदल गई रातों रात, हुआ ना? कौशिक जी, गलत तो नहीं कहा? आप देखिए रत्नेश जी मुस्कुरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बिना समर्थन के जगदम्बा पाल को शपथ दिला दी। हाँ, किसी का भी उनके पक्ष में कोई पत्र ही नहीं था। ये रत्नेश जी जो हैं कह रहे कि नहीं, हम तो सीखे तो गुर्रेज भाई आप लोगों से ही हैं, ये भाजपा ही सीखे आपसे रत्नेश जी। ऑडियो रत्नेश जी का देखिए मैंने फिर कहा हाँ
कि आपने जो सरकारें गिराई, क्या उस पर माननीय न्यायालय ने आपको संवैधानिक बताया? नहीं बताया। उत्तराखंड के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को फटकार मिली, अरुणाचल प्रदेश के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को फटकार मिली। हमको तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट सर, दी थी उस उसी मामले में। सर्वोच्च न्यायालय में ताले भी लगे किसी की सरकार में, लगे ना कि नहीं लगे? देखिए आप देखिए वो तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का निर्णय था कि उन्होंने न्यायालय में ताला लगवा दिया कि नहीं लगवा दिया। नहीं, मतलब ताले भी लगे इसी देश में, है ना? तो अब ये बर्खास्त भी हुई सरकारें, रातों रात जो है पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो वो ऐसा नहीं है तिलक जी उन्हीं सरकारों में बहुत जगहों के ताले खुले भी हैं। हाँ, ये भी बताइए कि ताले कहाँ कहाँ के खुले हैं? हाँ, कोर्ट के आदेश पर खुले थे राम मंदिर के ताले। जो पूछना चाह रहे हो बता देता हूं। नहीं तो ठीक, अब आप यही कहिएगा कि कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम हाँ, मंदिर। तो मैं बोलता हूँ कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। ना पार्टी आप थे ना वो थे, लेकिन लड़ाई वो कह रहे हम लड़ी। बताएंगे मोदी जी बनवा रहे हैं। आपने ना तो सर फिर आप पूरी बात सुन लीजिए, अधूरी बात मत बोलिए। एक देश के प्रधानमंत्री ने शाम के वक्त एक बात कही थी, बोले जहां पर ये बाबरी ध्वस्त हुई है वहीं पर ही मस्जिद बनेगी। कांग्रेस के नेता ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। मालूम है ना सर? गलत तो नहीं कह रहा कौशिक, गलत कोट तो नहीं किया मैंने? कहा था ना? बिल्कुल सही। तिलक जी अब मैं जवाब दे दूं? रत्नेश जी, एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, पीवी नरसिम्हा राव जी ने। गलत तो कोट नहीं किया? हाँ प्लीज, गुरेश भाई जुड़ गए। देखिए तिलक जी, फिर आपको यह भी बताना चाहिए हाँ। कि तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम राम मंदिर को बनाने के लिए संसद में कानून बनाएंगे। माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था। हाँ, तो आप इसका भी सपोर्ट करिए। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने यह क्यों कहा था कि मस्जिद बनाएंगे? फिर आपने ही वो राजनीति का अध्याय शुरू किया ना। अगर आप कह रहे कि ये चल रहे थे तो आप भी तो उसी पे चल रहे थे फॉर्मेट पे। खैर एक मिनट, मैं गुरेश भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं। गुरेश भाई कहते हैं आप, प्लीज गुरेश भाई का ऑडियो। जी सर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता पर्व की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नाराजगी के साथ कि गुरेश भाई आजकल वक्त नहीं देते हैं, आजकल बहुत व्यस्त हो गए हैं। गुरेश भाई, मेरे राज्य में चुनाव नजदीक है। हाँ सर, आप लोग तो चुनावी मोड में रहते हैं हर वक्त। खैर एक बात मैं जानना चाह रहा था, क्या मिला देश को आजादी के इस पर्व में? किसी ने कहा कि 2014 के बाद आजादी आई, एक मोहतरमा मुझे याद आ गई। खैर नहीं, जिन्होंने देखिए बीजेपी का तो ये स्पष्ट मानना है, और मैं बहुत बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा हूँ कि 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। हालांकि ये बात सच है कि कुछ चीजें बीच बीच में ऐसी हुई कि 1970 से लेकर 1974 के बीच में 19 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद 1977 के बाद एक दिन में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई। तो जो पेस होनी चाहिए थी डेवलपमेंट की, कहीं वो बाधित हुई। पॉलिटिकल जो एथिक्स होना थे वो मॉरल्स को भी खराबा हुआ। और साथ में जिस प्रकार से सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में जो नेहरूवाद और नेहरूवादी सरकारें डोलती रही, उन्होंने भारत को बहुत पीछे कर दिया। लेकिन ये कहना गलत होगा कि भारत ने कुछ नहीं किया। भारत के इतने जो लोग हैं, करोड़ों जो लोग हैं, उनके परिश्रम से भारत ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। लेकिन एक बात सच है कि यदि हम 2014 के बाद की बात करें तो जो डेवलपमेंट की पेस है वो बहुत तेज है। हम 10वीं अर्थव्यवस्था हुआ करते थे मनमोहन सिंह के कालखंड में, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यदि आप जियोपॉलिटिकली देखें, भू राजनीति में देखें, तो भारत को अब जो भारत है ना आज का, वो छोटे मुल्कों में बड़ा मुल्क नहीं है, बड़े मुल्कों के साथ बराबरी का मुल्क है और आगे बढ़ रहा है और शक्तिशाली उभर रहा है। तो ये एक अमूलचूक परिवर्तन हुआ है। करप्शन का जो इंडेक्स है वो नीचे आया है। करप्शन की बात करें तो खुद राजीव गांधी कहते थे कि भैया मैं 100 पैसे पहुंचाता हूँ तो 85 पैसे तो खा लेते हैं। कौन खाता था? इन्हीं के लोग खाते थे। अब 100 पैसे पहुंचते हैं तो वो 100 के 100 अकाउंट में जाते हैं। ये अमूलचूक का परिवर्तन हुआ है। जनहितैषी योजनाएं उस प्रकार से नहीं हुआ करती थी जो आज के समय हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो बाधित हुआ था, स्पेशली मनमोहन कालखंड में,
वो आज नए पंख लगाकर उड़ रहा है। हमने ट्रेन देखी थी कैसे होती थी, आज हम ट्रेन देखते हैं कि भारत की ट्रेन कैसी है। और हमने ये देखा था कि एक परिवार विशेष के लोग अपने जन्मदिन के केक हवाई जहाज पे काटते थे, और हवाई चप्पल पहन के लोगों को हम देखते हैं हवाई जहाजों में बैठते हुए। नौसेना के जो पोत होते थे, उन पोत के अंदर कांग्रेसी और उनके मित्र जो थे वो पार्टियां बनाते थे। आज वो क्या करते हैं, आज देश की सेवा में काम आ रहे हैं। तो ये अमूलचूल परिवर्तन। अच्छा गुरेज भाई, कुल मिला के राष्ट्र नीति के साथ राष्ट्र का काम हो रहा है। हाँ, कुल मिलाकर 2014 के बाद देश आजाद हुआ। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला ना, भाजपा ने ये बात बोली है। अच्छा, मुझे लगा शायद आप यही समझा रहे हैं कि 2014 से पहले। मैंने ये कहा कि हमने आजादी प्राप्त की 1947 में। हाँ। भारत के करोड़ों लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत से बहुत आगे देश को ले गए, लेकिन सरकारों का जो योगदान होना था, जितना होना था, वो नहीं था। मोदी जी ने ये परिवर्तन करके दिखाया जो 2014 के बाद हुआ। बिल्कुल हुआ है। ठीक, शिला ओके। जी, शिला जी, एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट। बहुत देर से निगम जी वेट कर रहे हैं। प्लीज, आपके सहयोगी हैं आई डॉट वाले। नहीं 10 सेकंड दे दीजिए। एक इन्होंने फैक्चुअल डेटा इनकरेक्ट बताया, उसे मैं सही करवा दूंगा। हाँ प्लीज बता दीजिए जल्दी से, फिर निगम जी आ रहा हूँ आपके पास। अभी गुलरेज जी ने कहा कि 2014 के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर थी। गलत। हम उस समय $2.4 ट्रिलियन के साथ 7वें नंबर पर थे। आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। हम 10वें नंबर पर थे, आप गलत कह रहे हैं ये बात। और आज हमारी इकोनॉमी का 7वें नंबर पर आप ये बताइए। आप एक बार फिर करेक्ट कर लीजिएगा गुलरेज जी। अगर पीपीपी बात कर रहे हैं तो उसको उसको मान लिया कीजिए, उसको मान लिया कीजिए। आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं जबरदस्ती वाली बातें नहीं सर, आप करता। पीपीपी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, आज थोड़ा हल्का मूड रखिए आपस में, ऐसे नहीं। अमृत महोत्सव चल रहा है, आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। सही कर लीजिए। थोड़ा बता दीजिए मुझे। नहीं, आप इनकरेक्ट है, उसको सही कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जीडीपी के लिए कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जीडीपी के लिए कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आपने गलत बोला, उसको सही कर लीजिए। आजादी की पूर्व समस्या पर झूठ ना बोले। चाइना जो है अमेरिका से बड़ी आजादी के दिन को छोड़ दीजिए, झूठ ना बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ कम से कम आजादी का दिन छोड़ दीजिए, झूठ मत बोलिए। तरफ दिखा रहे हैं गिलास का, गलत है ना ये तरीका। मैं वही कह रहा हूँ। हम 7वें नंबर पर थे, हम 7वें नंबर पर थे। उस मेजरमेंट का 3रे मैं नंबर वही तो कह रहा हूँ, आपने 10वें नंबर पर बताया। आपने 10वें नंबर पर बताया। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। अमृत महोत्सव चल रहा है, आपस में मत लड़िए आप लोग। एक मिनट। निगम जी नाराज हो जाएंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कौशिक जी के पास भी जाना है। 1 मिनट सर, आज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मत करिए, 1 मिनट रुकिए ना। गुरेज भाई प्लीज, रत्ना जी एक। निगम जी, आंकड़ों को अगर हम देखें और समझें तो विकास तो हुआ है देश में, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना आप। ये सच है कि नहीं? मैं देख रहा था साक्षरता दर 2000 अगर मैं 23 की बात करूं तो आज करीब 80% के आसपास हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे जो 45% लोग हुआ करते थे आजादी के वक्त, अब जो है वो आंकड़ा महज 15% रह गया है। अब प्रति व्यक्ति आय जो 250 रुपए हुआ करती थी 1,72,000 हो गई है। तो विकास तो हुआ है देश में कि नहीं, या कुछ भी नहीं हुआ? विकास बहुत हुआ है। दरभंगा में एम्स बन गया है, कितना विकास हुआ है पूछ लीजिए इनसे। दरभंगा में एम्स बन गया है, वहां पर बिहार के लोग दरभंगा में इलाज करा लिया करेंगे, है ना। तो ये जो इनकी कलाकारी है, मैंने आपसे भी पूछा था, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं और समझते हैं, आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। ये लोग तो ईडी सीबीआई कैग पर भरोसा करते हैं ना। मैंने पूछा, पहले वाले प्रवक्ता इनके जैन साहब चले गए, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके कैग को तो भरोसा करते हैं ना। तो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था हम कैग की जांच करवाएंगे दिल्ली में भी। तो जो रिपोर्ट कैग की आई है उसके मुताबिक ये भ्रष्टाचार जो मैंने पहले भी। निगम जी आज एजेंडा ही चलाएंगे अपना? एजेंडा आपने कहा, नहीं, आपने पूछ लिया, जैन साहब ने उत्तर दे दिया उसका। महंगाई और भ्रष्टाचार, जैन साहब ने उत्तर दिया। नहीं, महंगाई वाले मुद्दे पे पूछ लूंगा गुरेज भाई से। 1 मिनट में आपको बता दूंगा, गुरेज भाई के साथ कई चर्चाओं में, डिबेट में ये उन प्रवक्ताओं में से नहीं है कि जो महंगाई के सवाल पे भाग जाए। महंगाई और भ्रष्टाचार आपने कहा था इस पे चर्चा करेंगे। हाँ। मैंने वही बात कही। नहीं, महंगाई पे उत्तर ले लूंगा, आपके सामने लूंगा, आपके सामने उत्तर लूंगा। मैं निगम जी एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने कहा ना, उसी आंकड़े के मुताबिक बता रहा हूं कि 13.5 करोड़ लोगों को अति गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का दावा सरकार कर रही है। ये आंकड़े भी झूठे हैं?
भाई सरकार जो कह रही है, तो सरकार के जो भी आंकड़े हैं, ये लोग तो, मैंने जो प्रश्न पूछा था उस पर भी जरा इनसे पहले चर्चा कर लीजिए। भाई ये हमारे लेवल की जो बात है, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार जो कुछ कर रही है, हम उसका जवाब देंगे ना, लेकिन जो ये कर रहे हैं जरा इनसे भी प्रोसेस पूछ लीजिए। कैग के बारे में, कैग तो वो भरोसेमंद संस्था है ना भारत की, उसमें आगे बढ़कर उसकी जो रिपोर्ट आई है उस पर इनका क्या मानना है, क्या कहना है। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तो बनने वाली सड़क, निगम जी आप वही बात दोहरा रहे हैं। कौशिक जी ये आजादी के इस पर्व पर नकारात्मक राजनीति का संदेश देने की कोशिश है। मसला चुनाव का है। आपके द्वारा जो बात उठाई गई है महंगाई और भ्रष्टाचार, तो मैंने वही बात कही। सर एक मिनट आप कौशिक जी को भी सुन लीजिए ना, एक मिनट। देखो, आपके नेता जो भी मुद्दा उठा रहे हैं कैग रिपोर्ट को लेकर के, आयुष्मान कार्ड में जो भी कैग की रिपोर्ट आई, सड़क में आई, कौन आपसे मना कर रहा है? सड़कों पर उतरी है ना। 2013 में इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी सड़कों पर थी। केवल टीवी चैनल पर चिल्लाने से नहीं होगा, एक बड़ा अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से जो चीजें निकल करके आई हैं वो देश में नहीं होनी चाहिए थी, और जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी का दम भरती थी, और जो आरोप इस डिबेट में लगाए जा रहे हैं, आजकल सुर्खियां बने हुए हैं, लेकिन 2013 की तुलना कीजिए, 13-14 के बीच की रवि की तुलना कीजिए, आप मुद्दा उठा ही नहीं पा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार ही नहीं पा रहे हैं, और जो भी आप मुद्दा उठाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वही आरोप आप पर लगाती है कि जिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक अभियान छेड़ा था, तमाम नेता भ्रष्टाचार के गठबंधन में आपके साथ मौजूद हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी चीजें निकल करके आ रही हैं उनको आप किस तरीके से जनता को कनेक्ट करेंगे, जनता आप पर भरोसा करे। और जब तक जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी डिफाइन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है, तो एक बार आपको अपने आप में झांकने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित तौर से जो भी चीजें निकल के आ रही हैं वो ठीक नहीं है। आयुष्मान कार्ड में आपने देखा होगा एक मोबाइल नंबर पर 7-7 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ये कौन जवाब देगा? कम से कम मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री को आकर के बोलना चाहिए। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई कम से कम करिए। या बीजेपी इसमें अग्रणी है, और जब बड़े बड़े नेता आकर के टीवी चैनल पर चिल्लाते हैं कि जो चीजें हमारे संज्ञान में आती हैं बड़ी कार्रवाई करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की परिभाषा अपने हिसाब से नेता गढ़ लेते हैं। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के लिए 2014 से पहले जो भ्रष्टाचारी थे, आज जो है वो सबसे पवित्र है। नहीं, ये तो सब कहने की बातें नहीं है, लेकिन जनता सब समझती है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो 2 चीजें अभी निकल के इसी एक हफ्ते में आई हैं, एक आयुष्मान कार्ड को लेकर के और एक सड़क वाला जो आपके नेता उठा रहे हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता की कोई जिम्मेदार बयान नहीं आया, किसी अधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से सवाल खड़े करेगा विपक्ष। अब ये न कहो कि आप कम भ्रष्टाचार, हम ज्यादा भ्रष्टाचारी, हम बहुत कम, आप बहुत ज्यादा, या कल आप बहुत ईमानदार थे आज भ्रष्टाचार के साथ खड़े रहोगे। ये देश सुनते सुनते थक गया है। कानों में ये आवाज सुन सुन करके मुझे लगता है लोगों के कान बहरे हो गए। कहते अब तो रोज, जैसे आप कहते थे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती थी, एक बार रूटीन लोग मान लेते थे, चलो ठीक है, हो गई घटनाएं। इसी तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के ये देश सुन सुन के पागल हो गया। 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए, वो भ्रष्टाचार के आरोप, 2G, 3G, कोयला घोटाला, तमाम, कहाँ हैं ये लोग? कौन सी जांच एजेंसियों ने इनको क्लीन चिट दे दी? आप ही की सरकार के रहते हुए इन लोगों को क्लीन चिट मिली है। तो आखिर में क्या इन एजेंसियों के खिलाफ, क्या पहले जो कैग के अधिकारी थे उन पे भी ये आरोप लगे, क्या वही आरोप इन्हीं कैग के अधिकारियों पर फिर लगेंगे क्या? जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास 2013-14 में किया गया था, तो उसी माहौल पे आकर क्या देश खड़ा हो रहा है। ठीक, गुरेज भाई बार बार निगम जी एक बात दोहरा रहे थे, कह रहे हैं इनसे महंगाई के बारे में पूछो, महंगाई के बारे में पूछो, बेरोजगारी के बारे में पूछो, भ्रष्टाचार के बारे में पूछो। एक आंकड़ा जिसका जिक्र था, सर देश आजादी का पर्व मना रहा है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी खबर यह है कि महंगाई एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ गई। गुरेज भाई जी, आवाज आ रही है? जी सर, मैंने कहा पहले सुनने में आया था कि लाल टमाटर ने गुस्से में लाल किया, अब प्याज रोल आने वाला है। आप तो टमाटर खा ही रहे होंगे। नहीं, मैं तो प्याज भी खाता हूँ, टमाटर भी खाता हूँ, मटन चिकन भी खाता हूँ, मैं सब खाता हूँ। बड़ी स्पष्ट बात है। और मैं कभी छुपाता भी नहीं हूँ कांग्रेसियों की तरह कि कमलनाथ जी कभी महाकाल के द्वार पर पहुंच जाते हैं और कभी कुछ और करते हैं। वैसा काम नहीं है यहाँ पर।
नहीं जो है हम अच्छी सुन बात रहे हैं। है, अच्छी बात है, लेकिन देश में महंगाई का कहर जारी है। वो ये कह रहे थे कि पूछ लीजिएगा कि नहीं, खुदरा बिल्कुल महंगाई नहीं। दर ने मैं पिछले आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर। एक बार फिर से देखिए, रिकॉर्ड तोड़ा है महंगाई ने। हाँ, और इस बार जो आंकड़ा 7.2 पहुंचा है 7.44% महंगाई मैं वही दर। कहने बोला था कि लगभग 7.5% पर जो है वो महंगाई की दर इस महीने आई है, जो डाटा आया है। लेकिन आप ये भी सोचिए इस चीज को कि ये साइक्लिकल है। और साइक्लिकल क्यों है? क्योंकि इसका मेन कारण जो ग्रीन ग्रोसरी जो थी उसकी प्राइस में जो राइस हुआ वो है। और मुझे उम्मीद है कि ये महीने 2 महीने में वापस 5% से नीचे आ जाएगी। लेकिन अच्छा, महीने 2 महीने में सर? सर ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई ने इस बार। नहीं, कोई नहीं तोड़ा, लेकिन देखिए बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो सरकार। सर, जो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब महंगाई की दर 13% और उससे ऊपर जा रही थी। हाँ। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि हमारे लिए 6% से ज्यादा कुछ भी हो वो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और अगले महीने तक हो सकता है कि इसमें 1% का और कमी आ जाएगी। गुलरेज भाई एक मिनट, मैं जानता हूं बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं आप, लेकिन आप बीच में से निकल गए। मैं आंकड़ा देख रहा था, किसी सज्जन ने भेज दिया लाइव, क्योंकि चल रहा है कार्यक्रम। फुल क्रीम दूध 39 रुपए वाला 66 रुपए पार पहुंच गया। देसी घी 300 वाला 675 पार पहुंच गया। सरसों का तेल 52 वाला 150 पार पहुंच गया। अरहर की दाल 80 रुपए वाली 170 पार पहुंच गई। रसोई गैस, जिसको लेकर आप लोग लगातार सवाल उठाते थे, जो 410 रुपए वाला था 1100 के पार पहुंच गया। पेट्रोल 66 वाला 97 के पार पहुंच गया। डीजल 52 वाला 99 के पार पहुंच गया। और सीएनजी भी डबल हो गई सर। तो ये आंकड़ा तो ये बताता है कि महंगाई तो बड़ी है। आप कह रहे हो कि महंगाई काबू में है। देखिए, महंगाई बड़ी है, 6% से ज्यादा जो भी होगी वो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसको कम करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में मोदी सरकार यानी ये महंगाई है कि नहीं सर? महंगाई है कि नहीं? बिल्कुल है। 6% से ज्यादा जो भी होगी मोदी सरकार उसको मानती है। पहले की सरकारें 12% 13% को नहीं मानती थी। हाँ। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में संशोधन। तो महंगाई से आजादी कब दिलाएंगे सर? मुझे देखिए कुछ चीजें तो जो है अभी मैं बोलूंगा ना तो कांग्रेसियों को और आपियों पापियों को बहुतों को मिर्ची लग जाएगी। कृषि रिफॉर्म्स हम लाए थे और कृषि रिफॉर्म्स का एक कारण यह भी था कि हाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती उसमें किसान को भी नुकसान नहीं होता, लेकिन पैदावार किसी कारणवश भी कम होती तो प्राइसेस राइज भी नहीं होती। यानी वो 3 कृषि कानून आते तो महंगाई काबू में हो जाती। उससे किसानों की आय भी बढ़ती, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पूरा क्लो आप समझिए। हाँ। कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं उसको बीज भी दूंगा, उसको खाद भी दूंगा किसान नहीं, ये को। महंगाई और तो फिर ये जो दूध, दही, सरसों का तेल, अरहर की दाल, ये सब कुछ महंगा हो गया, तो ये सब कुछ उसी वजह से हुआ। देखिए, सब कृषि रिलेटेड चीजें हैं, मैं वही कह रहा हूं। और रसोई गैस सर 410 वाली 1100 के पार पहुंच गई। भाई साहब, पिछले एक महीने में 11% का इजाफा हुआ है इंटरनेशनल प्राइस में। अच्छा, और पेट्रोल सर जो था वो अब जो है एक पाई कम नहीं हुआ। नहीं, पेट्रोल इसलिए कम नहीं हुआ है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं। हमको बहुत सारे प्रवक्ता कहा करते थे आपके डिबेट, लेकिन आप ही तो कहते थे कि सिलेंडर जो है 410 वाला जो है कम कर देंगे। आप ही कहते थे कि सर वो 35 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे, तो फिर वो क्या था? नहीं, तो उज्ज्वला का जो चूल्हा दिया, आप एवरेज करके देखिए चीजों को कि चाहे हम आयुष्मान के कार्ड देते हैं जिससे 5 लाख का इलाज करते हैं निःशुल्क, हम जो पीएम आवास योजना में घर देते हैं तो हाँ। उसका पैसा कहीं से आता है। यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा कि हम ले लिया, सरकारी झोली पे बन लिया, हाँ। कुछ नहीं है। हर ओके चीज का रत्नेश जी, हिसाब पहले है, जल्दी से आप और जल्दी से जनता एक कमेंट जल्दी से प्लीज, वक्त खत्म हो गया। रत्नेश जी, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई 3 कृषि कानूनों के ना लागू होने के कारण है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो माफी मांगी थी किसानों से वो गलत मांगी थी। प्रधानमंत्री जी को नहीं मांगनी चाहिए थी। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो ये बात प्रधानमंत्री जी को गुलरेज शेख जी समझा दें कि आप नहीं समझा पाए थे, इसी कारण महंगाई है। जल्दी से गुलरेज जी। दूसरी बात ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए आप
हम मानते हैं देखिए, कि हमारे तिलक जी, मैंने समझाने बहुत में इंतजार किया, मैं किसी के आपके बीच में नहीं बहकाने से बोलता। ज्यादा हमको समझाना मैं था, किसी के इस्लामी बीच में मुद्दा नहीं पर बोलता। खुराफात जीत तेरह गई इनकी और माने तो आदर्श 13% की दर थी, आदर्श की लेकिन हार हुई थी, सिलेंडर खुराफात 410 का था। जीत गई और 13% की दर थी, लेकिन पेट्रोल 66 रुपए का था। 13% की दर थी, लेकिन डीजल 62 रुपए का था। गुरेज भाई, गुरेज भाई, परिवर्तित नहीं होगी। गुरेज भाई, आप एक लोग मिनट, जिला एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देश के इतिहास में आजादी के पर्व पर एक और संदेश आया, ये सच है या झूठ, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी हैं। गुरेज भाई, 2004 में हमारा कर्ज था 17 लाख करोड़ का, और 2009 मनमोहन सरकार का आंकड़ा पढ़ रहा हूं, 31 लाख करोड़ के आसपास ये कर्ज पहुंच गया, ठीक। और 2014 में जब आपकी सरकार आई तब देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और 2019 में जब एक बार फिर से आपकी सरकार रिपीट हुई, ये 55 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो 90 लाख करोड़ पहुंच गया, और अब आपकी सरकार 2023 तक पहुंची है 155 लाख करोड़ का कर्ज है देश पर। यह आंकड़ा सच है या झूठ? देखिए, जो ये बात है ना, ये इस तरह से ये आंकड़े का खेल है। अच्छा, आंकड़ों का खेल है सर ये? उस समय इकोनॉमी जो थी, भारत की अर्थव्यवस्था का साइज कितना था, आकार था लगभग 2 ट्रिलियन से कुछ कम था, और आज 3 ट्रिलियन के ऊपर है। तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती सर, है, ये आंकड़ों का खेल था, तो फिर ये आंकड़े जो है 155 लाख करोड़, चलिए आंकड़ों का खेल है कि कर्ज लेकर जो है हम घी पी रहे हैं या नहीं पी रहे, लेकिन एक बात ये, अगर आंकड़ों का ही खेल था तो 2 करोड़ नौकरी का वादा भी तो आपकी सरकार ने किया था गुरेज भाई। उससे ज्यादा नौकरी दे चुके हैं भाई साहब आप। उससे ज्यादा नौकरी दे दी सर आपने, फिर तो 15-15 लाख रुपए अकाउंट में भी आ गए होंगे। देखिए, 15 लाख से ज्यादा लोगों पे खर्च हुआ है। आप जोड़ते जाइए, आधा तो मैं आपको गिरा दूंगा। आप हेल्थ कार्ड को देख लीजिए, जो मोदी हेल्थ कार्ड है वो 5 लाख रुपए का। आप घरों के लिए योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 से 2.5 लाख मिलते, 7 लाख रुपए ये हो गया। उज्ज्वला का चूल्हा मिलता है। अब गिनते जाइए ना, आपको लगेगा कि 10 से 11 लाख तो दे चुकी है सरकार। अच्छा, 11 लाख रुपए दे चुके हैं, 4 लाख बकाया। किसानों के पास आता है पैसा। सर, गुरेज भाई, अभी भी सरकारी नौकरियों में 40 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। हम नौकर नहीं बना रहे, लोगों को नौकरी देने वाला बना रहे हैं। वाह तिलक चावला जी, एक बार बताइए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्या? आप अनएम्प्लॉयड है? ठीक है सर, तो फिर वो कौन था जिसने कहा था कि 2 लाख नहीं, ये सरकारी नौकरी, ठीक है सर। बीएसएनएल में आपको आंकड़ा बता देता हूं चलते चलते, सिर्फ बीएसएनएल में 1,41,000 पद, एचएआईएल में 92,000, एमटीएनएल 35,000 पद। सर, रोजगार खत्म। आप कह रहे हो नौकरी दे रहे हैं हम? नहीं, चलिए, हम नौकरी देने वाला बना रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, नौकरी देने वाला भी बना रहे हैं। अभी आपने देखा था, खूब अग्निवीर का खूब विरोध हुआ था, और किस प्रकार से। ओके सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। निगम जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरेज भाई, कौशिक जी, रितनेश जी और संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं सब, लेकिन आज़ादी के पर्व में हमें जब गरीबी से आज़ादी मिलेगी, बेरोजगारी से आज़ादी मिलेगी, महंगाई से आज़ादी मिलेगी, भ्रष्टाचार से आज़ादी मिलेगी, कह रहे हैं ना क्विट इंडिया, गरीबी क्विट इंडिया, आखिरकार कब? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।